हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियो एडुकेशन गुरु। तो आप सभी का मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु पे वेलकम है। तो मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ और आप देख सकते हो मैंने जियो मॉर्फोलॉजी पे सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2 जो है पहले करवा चुकी हूँ। एंड जो आपको यहाँ प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका वो भी देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया है। ज्योग्राफी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ आप लोगों को। तो जैसे देखिए यूजीसी नेट पेपर 1, इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, कंसेप्ट वाइज रिसर्च पेपर के सभी मिल जाएंगे। देन जो पेपर 2 है जिनका ज्योग्राफी है सिर्फ, तो ज्योग्राफी का भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ आपके लिए, वो देख सकते हो आप। ये प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, और ये प्रैक्टिस सेट टोटल 10 मैंने करवाए हैं। और ज्योग्राफी के ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी मैं करवा चुकी हूँ। तो और यूजीसी नेट प्रीवियस ज्योग्राफी PYQ यानी प्रीवियस ईयर 23 टोटल मैंने करवाए हैं। ये पहले के हैं एंड अभी मैं करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार चैनल पर आके ज़रूर वॉच करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी का सीरीज़ नंबर 2। ये सीरीज़ 2 है जो मैं 150 क्वेश्चंस का सीरीज़ आपको करवा रही थी। तो जैसे कि 20 क्वेश्चन करवा चुकी थी फर्स्ट सीरीज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु राशि का इस स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विस्कोमीटर, बी में है रेडियो साइंडेस सोनार एंड पीएच मीटर। तो क्या हो जाएगा 21 का? तो देखिए इसका जो होगा बी होगा, रेडियो साइंडेस। वायु राशि का जो स्थिरता और अवस्था की डिग्री के निर्धारण के लिए जो है रेडियो साइंडेस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अभी जो है ना मैं आप लोग को थोड़ा फास्ट करवाऊंगी, वरना मैं आपको ऐसे लाइव में आप लोग को करवाती हूँ। तो जब मैं लाइव करवाती हूँ तो प्लीज़ आप लाइव आया करें। तो जो होता है इसमें दोनों कनेक्टेड रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, आप उधर से जवाब देते हैं। तो अभी तो मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाने का कोशिश करूँगी ताकि आपका जो है फास्ट रिवीजन हो सके। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अभिकथन ए, दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण प्राप्त करता है। तर्क क्या है? दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती है। तो क्या ये मतलब ए और आर जानते हैं इसमें ऑप्शन रहता है, ए आर दोनों सही है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन ए बी सी? तो देखिए इसमें जो है इसका जो होना चाहिए वो हो जाएगा बी में क्या बोल रहा है? दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण प्राप्त करता है। ये सही कथन है। दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं, ये भी सही है। लेकिन दोनों का जो रीज़न है इसके अभिकथन के लिए जो तर्क दिया है, दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं इसीलिए वहाँ 8 सेंटीमीटर से कम वर्षण प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। तो 23 में थॉर्नवेट के तापमान प्रदेश दिए हुए हैं और TI सूचकांक मूल्य दिया हुआ है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए तो इसमें जो है आपको क्या करना है, जानते हैं आप कि थॉर्नवेट के तापमान का प्रदेश है, तो आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है, मिलान। तो मिलान में क्या है आपका मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय, टैगा और टुंड्रा। ठीक, तो इसका जो क्या होगा, इसका जो होगा आंसर वो होगा सी, यानी जो मध्य तापीय है वो 64 to 127 इसका सूचकांक है। उसके बाद आपका आता है सूक्ष्म तापीय। सूक्ष्म तापीय का हो जाएगा 32 to 63, 32 से 63। और टैगा का होगा 16 to 31। टैगा का क्या होगा 16 to 31। और टुंड्रा का होगा 1 to 15।
टुंड्रा का क्या होगा 1 से 15। तो ये है थॉर्नवेट के तापमान प्रदेश का सूचकांक, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या है, देखिए मध्य तापीय का है 64 से 127, सूक्ष्म तापीय का 32 से 63, और टैगा का आपका हो गया 16 से 31, और टुंड्रा का होगा 1 to 15। तो ये था इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है। तो कौन सा जो है अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है। तो 24 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी 25 डिग्री नॉर्थ। 25 डिग्री नॉर्थ जो है ये कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है, 25 डिग्री नॉर्थ। अमेरिकन जलवायु विशेषज्ञ C.W. थॉर्नवेट ने किस वर्ष में विश्व की जलवायु के वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया था। 1931, 1934, 1941, 1948। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 1948। अमेरिकन जलवायु विशेषज्ञ C.W. थॉर्नवेट ने 1948 वर्ष में विश्व की जलवायु के वर्गीकरण का स्कीम का जो है संशोधन किया था। कब किया था, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्रक्रिया दिया हुआ और परिणाम दिया हुआ है, अपघटन, वाष्पोर्जन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 26 का जो होगा वो होगा सी। क्या हो जाएगा सी, यानी अपघटन जो है ये CH4, ठीक है। उसके बाद है वाष्पोर्जन, वाष्पोर्जन का होगा जल वाष्प, श्वसन, वाष्पोर्जन के बाद परिणाम, यानी वाष्पोर्जन के बाद क्या प्राप्त हो, तो जब वाष्पोर्जन होगा तो क्या होगा, जल वाष्प में बदलेगा। श्वसन, श्वसन में क्या होगा, श्वसन में CO2 हम लोग छोड़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, O2, ठीक है। तो यहाँ पे उस क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप O2 प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, ये जुलाई 2018 में आया था। निम्नलिखित में से स्वमंडल जिसको होमोस्फेयर में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है। ज्वालामुखी गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन, जलना, अम्ल वर्षा या वैश्विक उष्मर्जन। तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का जो होगा वो होगा ए, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। ज्वालामुखी गतिविधियाँ जो है ये स्वमंडल यानी होमोस्फेयर में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत है, ठीक। नेक्स्ट है 28 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, आप जानते ही हैं। पहला ए और आर है। ए में है विषुव के दौरान पृथ्वी में सभी स्थानों पर प्रकाश युक्त दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। तर्क है प्रकाश की चमक का घेरा सीधे ध्रुव से होकर जाती है और इस प्रकार मध्य में अक्षांश रेखाओं को विभाजित करती है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है तो ए एंड आर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो होगा वो ए हो जाएगा, मतलब ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यानी विषुव के दौरान पृथ्वी में सभी स्थानों पर प्रकाश युक्त दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। कारण क्या है 12 घंटे की होने का, प्रकाश की चमक का घेरा जो है सीधे ध्रुव से होकर जाती है और इस प्रकार मध्य में अक्षांश रेखाओं को विभाजित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 के बाद 29 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, देखिए नीचे अभिकथन दिया गया, अभिकथन और तर्क। तो जल निकायों का वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है, इसका कारण क्या है, जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए। तो इसका देखिए क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा वो होगा आपका सी, मतलब ए सही है। जल निकायों का वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। जल निकायों का जो वाष्पन होगा वो भूतल की तुलना में अधिक होता है, किंतु ये बोला जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज़ की वाष्पन के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी ही ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, नीचे दिए गए कथन है, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। अभिकथन है वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं। तर्क भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आपका अभिकथन दिया गया है, तो क्या कौन सा इसमें सही होगा,
तो इसमें जो सही होगा ये आपका हो जाएगा डी, यानी ये गलत है। वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावात की बादल निर्मित होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर नमी की मात्रा कम होगी तो ऊंचे झंझावात बादल निर्मित ही नहीं होंगे। तर्क में क्या दिया हुआ है, आर सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधन अंतर का परिणाम मात्र है। तर्क, पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है, तो ये इसका जो अभिकथन का तर्क सही है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, तो देखिए इसका भी जो होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, अब क्या है हमारा ए में, ठीक है, ए गलत है। बोल रहा है कि पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधन अंतर का परिणाम मात्र है, तो ये क्या है, गलत है, और आर सही, यानी पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का क्या है, प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाएगा हमारा, ये 31 था, 32 नंबर। नीचे कथन दिया गया, ये भी अभिकथन और तर्क है। मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व में पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह है। तर्क, अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण आग्रांत होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए गलत है, डी हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। तो चलिए देखते हैं ए में क्या था, ए गलत है। ठीक है, यानी मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व में पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह है, तो ये क्या है, गलत है। और कथन तर्क आर जो है, अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को भी कथन ए और दूसरे को तर्क आर का नाम दिया गया। नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। तर्क है, ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 का क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिए, इसका होगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है, सेम है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, तो ये क्या है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, वो बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा है तर्क, ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है, तो ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट 34। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी, निम्न क्षोभ मंडल में, जेट स्ट्रीम मध्य क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में या संपूर्ण क्षोभ मंडल में, तो ये सारा क्षोभ मंडल ही होगा, लेकिन कौन सा क्षोभ मंडल होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऊपरी क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी जो है वो ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ऊपरी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, तो ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक जो है अल नीनो के लिए अनुकूल दशा, ला नीनो के लिए अनुकूल दशा, या अल नीनो और ला नीनो दोनों के लिए अनुकूल दशा, या अल नीनो और ला नीनो के लिए प्रतिकूल दशा। तो 35 का क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए आपका 35 है ना, हाँ 35 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से क्या संदर्भित करता है, अल नीनो के लिए अनुकूल दशा, क्या संदर्भित करता है, अल नीनो के लिए अनुकूल दशा, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में कैरिबियन सागर में आए हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र था, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना या दक्षिणी पश्चिमी हैती, क्या हो जाएगा 36 का,
तो देखिए 36 का जो होगा वो होगा डी, दक्षिणी पश्चिमी हैती। निम्नलिखित में से कौन सा अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह के कैरिबियन सागर में आए हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र था? दक्षिणी पश्चिमी हैती जो है वो अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में कैरिबियन सागर में आए हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र था। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी जो हैती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा दाब घनत्वी शब्द का उपयुक्त विवरण है? यानी दाब घनत्वी जो शब्द है इसके लिए कौन सा सही है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 37 का। समदाब रेखा समताप रेखा समांतर होती है। समदाब रेखा और समताप रेखा समांतर नहीं होती है। समदाब रेखा और समलवन रेखा समांतर होती है। समदाब रेखा और समलवन रेखा समांतर नहीं होती है। तो जो दाब घनत्वी है उसमें क्या रहेगा? तो इसका ऑप्शन ए होगा समदाब रेखा। चूँकि दाब घनत्वी है तो समदाब रेखा और समताप रेखा, दाब और ताप, ठीक है। तो समदाब रेखा और समताप रेखा समांतर होती है किसमें? दाब घनत्वी शब्द, ठीक है, में। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये उपयोगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच सके। एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं बचा और मैं आपको जो है सारे करवाऊँगी, क्लाइमेटोलॉजी और भी जितने सारे आपके हैं, टोटल 10 हैं, तो मैं सारे करवाऊँगी। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप तक पहुँच सकेंगे मेरे नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ कर लेना और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 नंबर में। सतह दशा दिया हुआ है, वर्षण क्षमता पीई सूचकांक 1। तो 1 का देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पीई सूचकांक वर्षण क्षमता 1 का मरुस्थल, वर्षा प्रचुर, घास स्थल, तो क्या हो जाएगा इसका? तो 38 का जो होगा वो होगा डी, 4213, 4213। अब देखिए 1 का होगा 64 to 127, 1 का। मरुस्थल का आपका होगा 16। प्रचुर वर्षा 1, इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 नंबर होगा 127। एंड घास स्थल का क्या हो जाएगा? घास स्थल का हो जाएगा 32 to 63, ठीक है। नेक्स्ट है 39। ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दिया हुआ और शुष्क वायु में मात्रा प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, इसका होगा बी, यानी ऑक्सीजन होगा, तब जानते ही हैं 20.94, आर्गन जो है 0.93 है, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, एंड नाइट्रोजन जो है वो कितना है? 78.08, ठीक है, 78.08 है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया अभिकथन उष्णकटिबंधीय चक्रवात भौगोलिक अंश है। तर्क दिया है विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच निवास करता है। तो क्या है? दोनों सही है, कथन और कारण, या गलत है, क्या है? तो देखिए इसका जो होगा ए होगा। ए में है उष्णकटिबंधीय जलवायु भौगोलिक अंश है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भौगोलिक अंश है क्योंकि विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच निवास करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जब हम लाइव सेशन ले तो प्लीज़ आप ज़रूर जो है आएँ। थैंक यू वेरी मच।